क्या इतिहास पढ़ते समय आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आज से 500, 800 या 1000 साल पहले का इतिहास हमें कैसे मालूम पड़ता है? जब हम मध्यकालीन भारत यानी सुल्तानों, मुगलों और चोल विजयनगर साम्राज्य के दौर को देखते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि आज हमें जो कुछ भी पता है, वो कितना सच है और ये बातें इतिहासकारों को कैसे पता चली? क्योंकि उस जमाने में न तो कैमरा था, ना ही ट्विटर और ना ही न्यूज़ चैनल। तो फिर ये कहानियां हम तक कैसे पहुंची? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं असली सबूतों के बारे में जानेंगे। सो हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है इतिहास सागर में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिवल इंडिया के सोर्सेज के बारे में। मेडिवल इंडिया के सोर्सेज को जानने से पहले मेडिवल इंडिया की जो टाइमलाइन है, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको हम शॉर्ट में समझेंगे और उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिडवल इंडिया की अगर टाइमलाइन के बारे में बात करी जाए, तो मिडवल इंडिया का टाइम पीरियड अर्ली मिडवल से लेकर लेट मिडवल तक 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक है। 8th से 18th सेंचुरी तक। इसके बाद हम देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। जब हम डिटेल में टॉपिक वाइज मिडवल इंडिया को कवर करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे मिडवल इंडिया के में आर्किटेक्चर जो था, जो उनकी वास्तुकला थी, उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इस टाइम पीरियड पे हुए। कुछ अलग रिलीजन्स जो थे, वो भी भारत में आए और लोगों पर उनका काफी प्रभाव पड़ा। एंशियंट इंडिया जब खत्म हो रहा था, यानी कि जो प्राचीन काल था, जब वो अपने समाप्ति की तरफ था, तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का और छोटे छोटे डायनेस्टी जो था, उनका उदय हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब छोटे छोटे डायनेस्टी का उदय होगा, तो फिर उसमें आपस में रीजनल वॉर्स भी होंगे। तो छोटी छोटी डायनेस्टीज का उदय हुआ और उनमें फिर रीजनल वॉर्स हुए। और मिडवल में जो मिडवल इंडिया है, उसमें फिर क्या हुआ, उसमें विदेशी आक्रमण हुए, फॉरेन इन्वेजन बहुत सारे हुए। जैसे कि तुर्कों का इन्वेजन हुआ, अफगानों का इन्वेजन हुआ और मुगलों का इन्वेजन हुआ। और फिर बाद में मुगलों ने रूल भी करा। फिर इसके बाद यूरोप से ट्रेड हुआ। यूरोपियंस आए व्यापार करने की नीयत से, और फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत पर पूरा कब्जा कर लिया। और फिर 18th सेंचुरी में मेडिवल इंडिया का अंत हुआ और वहां से फिर शुरू होता है मॉडर्न इंडिया। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में एक टाइमलाइन को समझने की कोशिश करी गई है। और अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं मेडिवल इंडिया के सोर्सेज पर। मध्यकाल का अंत हुआ और उसके बाद सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे बड़ी अगर सोर्सेज की बात करी जाए, तो हिस्टोरिकल सोर्सेज बहुत ही लार्ज नंबर में अवेलेबल है मेडिवल इंडिया के लिए। और सोर्सेज के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। दो टाइप के सोर्सेज, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये जो सोर्सेज हैं, वो हमें बताते किस बारे में हैं? वो हमें आर्ट, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड और रिलीजन के बारे में जानकारी देते हैं। ये सोर्सेज भारत के सामाजिक और आर्थिक जो पहलू हैं, उनको कवर करते हैं। यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसको कवर करते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले आता है हमारा अरबिक और पर्शियन सोर्सेज, यानी कि अरबी और फारसी। अलबरूनी। अलबरूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और उसके अलावा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसके भी पर्सपेक्टिव से। अलबरूनी की सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है, वो है किताबुल हिंद। और उसके अलावा तारीख ए हिंद भी अलबरूनी की तरह लिखी हुई है। अलबरूनी जो था, वो एक ट्रैवलर के रूप में इंडिया आया और महमूद गजनवी के अंडर उसने सर्व किया। वो एक एक्सपर्ट था मेडिसिन, लॉजिक, मैथ्स, फिलॉसफी और रिलीजन का।
किताबुल हिंद के सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किताबुल हिंद में उसने लिखा क्या है, जो एग्जाम में कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी करता है। तो किताबुल हिंद में हिंदू साइंसेस के बारे में लिखा हुआ है और धर्म पर लिखा हुआ है। ये एक अरबिक ये एक अरबिक वर्क था, किताबुल हिंद। अब इसके बाद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी, और उस समय भारत के जो लोग थे उनका वर्णन किया है किताबुल हिंद में अलबरूनी ने। अलबरूनी के बाद अब हम पढ़ेंगे चशनामा। चशनामा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मेडिवल हिस्ट्री की जहां तक बात है। तो चशनामा बाई अली कुफी। अली कुफी ने इसको लिखा नहीं था, अली कुफी ने इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। तो चशनामा का फिर ओरिजिनल राइटर है कौन? चशनामा का जो राइटर है उसका कोई विवरण हमें नहीं मिलता है, तो इसको अननोन ऑथर भी बोलते हैं, रिटन बाय अननोन ऑथर। चशनामा का एक और नाम है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चशनामा का नाम है फतेहनामा, फतेहनामा सिंध। यानी कि जो सिंध पर आक्रमण हुआ था उसके बारे में चशनामा में हमें जानकारी मिलती है। अली कुफी ने उसका ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ओरिजिनली ये अरबी में लिखी हुई है और अननोन ऑथर है इसका। इसके ऑथर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। बाद में पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया अली कुफी। फिर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले और बाद के सिंध को दर्शाता है चशनामा। चशनामा को इसी वजह से फतेहनामा फतेहनामा सिंध के भी नाम से जानते हैं। अफगान आक्रमण के समय के जो स्थान हैं और घटनाओं हैं उनको ये लिस्ट करता है। जो भी उस समय के जो प्लेसेस हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, तो सारे लिस्ट वाइज सबका वर्णन मिलता है चशनामा में। चशनामा के बाद सियासतनामा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है। सियासतनामा लिखा किसने है? निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क तुसी। और ये क्वेश्चन अभी आपके यूपी जीआईसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। यूपी जीआईसी का जो लेक्चरर का पेपर हुआ था हिस्ट्री का, आप जाकर चेक कर सकते हैं, सियासतनामा पे उस पे क्वेश्चन बना हुआ था। ताजुल मासिर ये 1192 से 1228 तक के टाइम को कवर करता है। फिर इसके बाद शुरू होता है अर्ली सुल्तान्स, यानी कि सल्तनत काल की जो बात करें हम, दिल्ली सल्तनत, तो उसके बारे में जो भी हमें सोर्सेज मिलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के जीवन की बात। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये स्लेव डायनेस्टी के दोनों रूलर थे। स्लेव या जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। जब हम दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे तो इन सब बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये जो ताजुल मासिर है जो 1192 से 1228 एडी तक कवर करता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के जीवन को भी कवर करता है क्योंकि इनका टाइम पीरियड वही है। फिर उसके बाद ये जो है ताजुल मासिर, ये ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को उर्दू का फर्स्ट पोएट भी कहते हैं। और अमीर खुसरो को फादर ऑफ उर्दू भी कहा जाता है। फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू
ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। अमीर खुसरो एक पोएट, कंपोजर, कोर्ट हिस्टोरियन भी थे। दिल्ली सल्तनत के कोर्ट हिस्टोरियन थे वो। ये कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और बहुत सारे जो रूलर्स थे उनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं। अमीर खुसरो की एक किताब है मिफ्ताह उल फुतूह, जिसमें उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के अभियान को पोएटिक तरीके से लिखा है। ये जो जितनी भी सारी बुक्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। मिफ्ताह उल फुतूह, इसके बाद खजाइन उल फुतूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के जो विक्ट्रीज हैं, जो उसके कॉन्क्वेस्ट रहे हैं, उनका वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ में कॉन्क्वेस्ट किया, साउथ में कॉन्क्वेस्ट किया, तो इन सब का जिक्र खजाइनुल फुतूह में मिलता है। अमीर खुसरो ने लिखा था इसको। उसके बाद तुगलकनामा। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक की हिस्ट्री के बारे में बताता है, उसकी जो विक्ट्रीज रही हैं उनके बारे में बताता है। तुगलकनामा जो है वो भी खुसरो ने ही लिखा था। तुगलकनामा भी खुसरो के द्वारा ही लिखा हुआ है। और एजाज खुसरेवी। एजाज खुसरेवी एक कलेक्शन है लेटर्स, पिटिशंस और डॉक्यूमेंट्स का। और इसके बाद अब फिर सैयद वंश जो है, जो दिल्ली सल्तनत में बाद में आया। स्लेव के बाद स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोदी। तो ये जो सैयद डायनेस्टी है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तारीख मुबारक शाही, जिसको लिखा किसने? याया सरहिंदी। ये गोरी और सैयद वंश का जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। और इसके बाद आता है बर्नी का काल, जियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हुआ है। बर्नी जो था वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का कंटेम्प्रेरी था। जियाउद्दीन बर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है उसका नाम क्या है? तारीख फिरोज शाही। ये बलबन, जो कि स्लेव डायनेस्टी में हुआ करता था, बलबन से लेकर के फिरोज तुगलक, यानी कि स्लेव से लेकर के पूरा तुगलक तक, तारीख फिरोज शाही से हमें जानकारी मिलती है, जो कि लिखी गई है बर्नी के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही, खिलजी वंश और उस टाइम की जो रिवेन्यू सिस्टम था, खिलजी वंश और उनके रिवेन्यू सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाश डालती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि खिलजी वंश का जो रिवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में हमें किस सोर्स से पता चलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तारीख है फिरोज शाही, जो कि लिखी गई है बर्नी के द्वारा। फतवा जहांगीरी, फतवा जहांदारी भी बर्नी के द्वारा लिखी गई है और ये बर्नी के राजनीतिक दर्शन को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद बात करते हैं तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी मोहम्मद गोरी के भारत विजय को दर्शाती है। लिखी गई कब है ये? 1260 एडी। हाँ, और ये लिखी किसके द्वारा है? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ये सारे जितने राइटर्स हैं
उनकी जो ये किताबें हैं, ये जो सोर्सेज हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। या तो फिर कॉलम मैच करने वाला जो क्वेश्चंस होता है, उसमें इधर चार किताबें दी हुई रहती हैं, उधर चार राइटर्स के नाम रहते हैं, ये डायरेक्टली पूछता है। अमीर खुसरो की जितने भी किताबें हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए बिल्कुल, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं मिनहाज उस सिराज के बारे में। तो मिनहाज जो था वो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल का काजी था। काजी कौन होते थे, ये आप कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं। ताजुर मासिर, ताजुर मासिर मुस्लिम शासन और युद्ध तकनीक को दर्शाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि युद्ध जो तकनीक थी मुगल टाइम सॉरी मेडिवल टाइम पे, उसके बारे में कहाँ से पता चलता है, उसके बारे में कौन लिखता है, ये एक क्वेश्चन बनता है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर उसके बाद फुतुहात फिरोज शाही, ये फिरोज तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी का रूलर हुआ था, उसकी ऑटोबायोग्राफी फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही से हमें फिरोज तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। और अब इसके बाद बाबरनामा, मुगल टाइम पीरियड का। बाबरनामा या तुजुके बाबरी, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि तुर्की में बाबर ने नहीं लिखा था। बाबर ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सारी तुर्की में ही हैं। बाबर के बाद हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का सोर्स क्या है, हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा। और तारीख है हुमायूं, ये किसने लिखा, बायाजीद ने। इसके बाद अकबर, अकबर के सोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो अकबरनामा या आईने अकबरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारीख है अकबर बाई कंदाहारी, आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने। क्या क्या इसमें डिस्क्राइब करता है, अकबर के अभियान जो कि 1561 से लेकर के 1601 तक चले, असीरगढ़ सबसे लास्ट में 1601 में, ये सब पता चलता है हमें अकबर के बारे में। उसके अभियान, उसके विजय, उसकी पॉलिसीज, उसका जो उदार रवैया था, जो उसका रिलीजन था, इन सब से रिलेटेड ये सारी चीजें हमें आईने अकबरी में पता चलती हैं। फिर शूर डायनेस्टी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में हमें पता करने का जो मेन सोर्स है वो है तारीख है शेरशाही। तारीख है शेरशाही लिखी गई अब्बास शेरवानी। ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस इन सब से पूछता है, और मिनिमम दो क्वेश्चंस तो डायरेक्टली पूछता ही पूछता है। फिर जहांगीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है तुजुकी जहांगीरी से। इसमें अकबर का जो लास्ट टाइम था उसके बारे में, और फिर अकबर के बाद जहांगीर के बारे में डिटेल में हमें इसमें पता चलता है। शाहजहां, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था अभी आपके दिसंबर में जो आपका यूजीसी नेट हुआ है उसमें भी, और जून 2026 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बादशाह नामा और शाहजहां नामा, इन दोनों के राइटर का नाम पूछा था। बादशाह नामा बाई काजवीनी और शाहजहां नामा बाई इनायत खान। शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब को आलमगीर भी बोलते थे, आलमगीर। जैसे शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था बरीद, सॉरी फरीद, औरंगजेब के बचपन का नाम था आलमगीर। आलमगीर नामा
मासिर आलमगीरी और मुंतखाब उल लुबाब, ये औरंगजेब के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। पता क्या चलता है हमें यहाँ से? ऑफिशियल वर्क्स जो था उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी कि प्रांतीय प्रशासन, सांख्यिकी, शाही अनुदान और आदेशों के दस्तावेज। इसके बाद मलफूजात लिटरेचर। ये मलफूजात लिटरेचर क्या होता था? जो सूफी सेंट होते थे ना, उनका जो लिटरेचर होता, उनका जो साहित्य होता था, उसको मलफूजात बोलते थे, मलफूजात लिटरेचर। और इसी के साथ एक टर्म और आता है, मलफूजात के साथ ही एक टर्म और आता है, मकतूबात। इन टर्म से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में टर्म्स से क्वेश्चन, जो उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उनसे क्वेश्चंस, उनका क्या काम था, ये डायरेक्टली पूछते हैं। तो मकतूबात जो होता था वो क्या होता था? वो सूफी कलेक्शन ही होता था, लेकिन किस चीज का? कलेक्शन ऑफ सूफी लेटर्स, यानी कि जो पत्र होते थे, जो खत होते थे, उनके कलेक्शन को, सूफी खत के कलेक्शंस को मकतूबात बोलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और मलफूजात लिटरेचर क्या होता था? जो सभाएं होती थी उसमें सूफियों के जो उपदेश होते थे, बातचीत होते थे, उनके कलेक्शन को जब उन 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 सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया जाता था, और उस पे जो लिटरेचर लिखी गई हैं, जो सूफी लिटरेचर होता है, उसको मलफूजात लिटरेचर बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे फवैद उल फौद की। इसको लिखा किसने है? अमीर हसन सिद्दी। फवैद उल फुआद, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कलेक्शन है, इसमें निजामुद्दीन औलिया की बातों का को कलेक्ट किया गया है। निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के हुआ करते थे। इनकी दरगाह कहाँ है, इस पे क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही क्वेश्चंस मेडवेल इंडिया से आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हामिद कलिंदर ने लिखा है खैर उल मजालिस। इसमें किस किस सूफी सेंट की बातों को कलेक्ट किया गया है? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की बातों को कलेक्ट किया गया है खैर उल मजलिस में। लिखा किसने है? हामिद कलंदर ने। इब्न बतूता की रहला, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है। इब्न बतूता मोरक्को ट्रैवलर, 1333 में इंडिया आया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे। और इसने बाढ़ का, अकाल का, इन सब सारी चीज़ों का वर्णन किया है। इसकी जो किताब है रहला, उसमें सुल्तान का कैरेक्टर, उसकी योजनाएं, जो उसके प्लानिंग्स थे, और उस टाइम का जो सोशल लाइफ था, उसका वर्णन किया गया है। ये मोरक्को ट्रैवलर जो था वो दिल्ली का काजी भी था। दिल्ली के काजी के तौर पे 8 साल इसने काम किया। यहाँ कुछ राइटर्स, कुछ ट्रैवलर्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो कि मेडिवल इंडिया के सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक के बारे में बात करेंगे, निकोलो कोंटी के बारे में बात करेंगे, आगे वो सारे आएंगे। अभी हमने इब्न बतूता के बारे में बात की। अब्दुल रज्जाक विजयनगर एम्पायर में आया था, पर्शियन स्कॉलर था ये, और ये आया था 1442-43 के आसपास। उस टाइम विजयनगर का रूलर कौन था, ये अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर नहीं पता है तो जब हम विजयनगर एम्पायर कवर करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसने जो डेक्कन लाइफ थी
दक्षिण का जो क्षेत्र था उसके जीवन के बारे में, वहाँ के राजाओं के बारे में, वहाँ के जो नोबल्स हुआ करते थे उनके बारे में, वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में लिखा है। निकोलो कोंटी ये 1420 में आया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना है। अब्दुल रजाक से पहले आया था, अब्दुल रजाक बाद में आया था। देवराय सेकंड के टाइम पे आया था। देवराय फर्स्ट के टाइम पे कौन आया था, फिर कृष्ण देवराय के टाइम पे कौन आया था, ये सारी चीजें याद रखनी है। ये एक वेनिस का यात्री था जो देवराय सेकंड के टाइम पे आया था 1420 में। और ये आया कहाँ पे था? मालाबार, मालाबार तट पे। इसके बाद निकितिन, निकितिन एक रशियन ट्रैवलर था और इसने डेक्कन को विजिट किया था 1470 में। बहमनी शासन का वर्णन किया है इसने। इसके बाद नूनीज, नूनीज आया 1535। ये एक व्यापारी था जो कि घोड़ों का व्यापारी था। इसके बाद भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो मुगल टाइम पीरियड पे आए। थॉमस रो, पीटर मुंडी, बर्नियर और ट्रेवरनियर। ये अभी हम शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो सोर्सेज हैं। जब हम मेनली ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे तो हम डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे। इन लोगों ने देखा क्या, जो ट्रैवलर्स आए थे, और क्या लिखा है उस बारे में। तो जो कोर्ट की लाइफ हुआ करती थी, दरबारी जीवन, कस्टम्स जो हुआ करते थे, लोगों की हैबिट और लोगों का जो एटीट्यूड था, उनका क्या दृष्टिकोण था, उस बारे में इन सारे ट्रैवलर्स ने लिखा है। संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं। उत्तर भारत में उस टाइम पे संस्कृत साहित्य जो था, जो साहित्य की भाषा थी, वो संस्कृत ही बनी रही। और संस्कृत में कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर लिखे गए जिनमें क्या आता है, कथा सरित सागर जो कि सोमदेव ने लिखी, और कल्हड़ की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वो हमें कश्मीर के बारे में डिटेल में बताती है। ये लिखी कब गई? 1048 से 50, ये इसका टाइम पीरियड है, जिससे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। राजतरंगिणी जो है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है वो भारत की पहले ही हिस्टोरिकल वर्क उसको माना जाता है। ये किसके बारे में हमें जानकारी देती है? कश्मीर के बारे में। इसका टाइम पीरियड 1048 से 50। गीत गोविंद, ये भी संस्कृत में लिखी गई। ये कविता है संस्कृत में लिखी गई, और इसको लिखा है जयदेव ने। फिर उसके बाद कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए कुछ और सोर्सेज हैं, जैसे कि बहारिस्तान शाही, मलफूजात तैमूर और तारीख रशीदी। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो, चंदबर दाई ने लिखी। धीरे धीरे जब संस्कृत से हिंदी का विकास होने लगा, ये तब की बात है। चंदबर दाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंदबर दाई लिखते क्या है, वो राजपूत शासक जो हुए उनके बारे में लिखते हैं, और उनके जो वीरतापूर्ण जो उन्होंने काम किया है उनको बताते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है हमें राजपूत राजाओं के जो वीरतापूर्ण कार्य हैं उनका विवरण देती है। बिल्हड़ की विक्रमांक देव चरित, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है चालुक्य राजा के बारे में जानने का। बिल्हड़ ने जो चालुक्य राजा हुए, विक्रमादित्य सिक्स,
विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में बिल्हड़ ने लिखा है विक्रमांक चरित में। ये विक्रमादित्य षष्ठ की ऑटोबायोग्राफी है, सॉरी बायोग्राफी है, बिल्हड़ ने लिखी है विक्रमांक चरित। इसके बाद द्रविडियन लिटरेचर की अगर बात कर ली जाए तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाओं और उनके साहित्यों में भी डेवलपमेंट देखने को मिला मेडिवल टाइम पीरियड में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर लें तो नृपतुंग जो एक राजा हुए, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कविराज मार्ग। और पंप, पंप ने लिखा आदि पुराण। आदि पुराण में जैन तीर्थंकर की कथा मिलती है हमें। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारे सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंप ने आदि पुराण और उसके साथ ही विक्रमार्जुन विजय जो कि महाभारत पर बेस्ड है वो लिखा पंप। फिर सदर्न टेक्स्ट की कुछ बात कर लिया जाए तो शांति पुराण जो कि लिखा गया था पोन्ना द्वारा, पोन्ना। और तमिल में जो रामायण लिखी कंबन, इसको कंबन रामायण भी बोलते हैं, कंबन रामायण रिटन बाय कंबन। अलवारों और नैनारों के भजन, जब हम सूफी और भक्ति की बात करेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा तुलसीदास और कालिदास की रचनाएं। तुलसीदास की सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो हम सबको पता है रामचरितमानस। हम देखेंगे कि तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिर असम के कुछ सोर्स पे बात कर लेते हैं। तारीख है असम, इसको किसने लिखा है, तालिस, तालिस ने लिखा है तारीख है असम। और अहोम, अहोम जो वहाँ की बोली है उसमें लिखा है अहोम बुरंजी। और फिर इसके बाद कुछ रीजनल क्रॉनिकल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मणिपुर के लिए चैथारोल कुंबाभा और त्रिपुरा का राजमाला शाही इतिहास, ये सारे जो रीजनल जो इतिहास है उनको जानने का सोर्स है। फिर मेडिवल टाइम पीरियड में, मेडिवल टाइम पीरियड में फिर अगर इसके बाद देखा जाए तो टेम्पल्स जो होते थे, मंदिर, उसको भी हम सोर्स के तौर पर देख सकते हैं। टेम्पल्स है सोर्सेज। तो मंदिर जो होता था वो राजा के शासनकाल के बारे में, राजा के राज्यारोहण के बारे में, और किसी भी राजा का जो राज्य हुआ करता था वो कितना समृद्ध है इस बारे में हमें दर्शाते हैं। तो हम जो टेम्पल्स हैं उनको भी सोर्स के तौर पर देख सकते हैं। और सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं, उसके अलावा और भी मॉन्यूमेंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं जो अर्ली मेडिवल से लेकर के लेटर मेडिवल तक हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो खजुराहो का मंदिर है वो इम्पोर्टेंट है, दिलवाड़ा मंदिर, और कोणार्क का जो सन टेम्पल है, इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है, कोणार्क का सन टेम्पल। फिर उसके बाद मंदिर में हम क्या मंदिरों में या और भी जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि कैसे तुर्कों अफगानों और मुगलों ने इंडो इस्लामिक स्टाइल जो थी उसकी शुरुआत कर दी थी। तो इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो आर्किटेक्चर का पोर्शन है वो मेडिवल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज को दर्शाता है कि जो इंडो इस्लामिक जो शैली थी उससे ये पता चलता है कि हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिलन होने लगा था यहाँ पर। इस बात का ये सबूत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो विशाल स्मारक हैं वो किस तरह से जो रूलर्स हुआ करते थे और उस टाइम पे जो एलीट क्लास हुआ करता था, जो अपर सोसाइटी हुआ करती थी, उनकी आस्था को दर्शाती है, उनके फेथ्स को दर्शाती है, राइट।
अब इसके बाद मेडिवल जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। हस्तिनापुर, फिरोजाबाद और फतेहपुर सीकरी। अभी हम इन सारी चीज़ों को एज अ सोर्स देख रहे हैं, तो हम हर एक चीज़ में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब हम एक एक चीज़ को टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ अर्ली मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार। इसका शुरुआत इसको बनवाने की शुरुआत किसने करी थी? ऐबक ने। और ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था, लेकिन वो इसको पूरा बनवा नहीं सका, तो फिर बाद में इसको पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। संभल, काबुली बाग, लोधी मस्जिद और हुमायूं का मकबरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, अर्ली इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं मेडिवल टाइम पीरियड के। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कभी कभी मॉन्यूमेंट्स और उनकी जो लोकेशंस है, मॉन्यूमेंट्स और लोकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अकबर के मॉन्यूमेंट्स, जो अकबर द्वारा बनवाया गया। आगरा का किला, ये अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर ने एक विशेष जगह पे आक्रमण और वहां पे विजय करने के पश्चात बनवाया था। वो जगह कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद शाहजहां की आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। शाहजहां का ताजमहल, जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड फेमस है। मोती मस्जिद, ये जो है ये मुगल टाइम का जो ग्लोरी था, जो वैभव था, उसको दर्शाते हैं। फिर मुगल टाइम पीरियड में पेंटिंग्स का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल था। मुगल पेंटिंग जो है वो जहांगीर के टाइम पे अपने चरम पर थी। जहांगीर के टाइम पीरियड पे, जहांगीर के टाइम पे उसके कोर्ट में कौन कौन से पेंटर हुआ करते थे, ये जब हम मुगल कवर करेंगे तो इस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ओवरव्यू देने के लिए है कि हाँ, थोड़ा आपको इस बारे में पता चले। फिर उसके बाद पेंटिंग की जो थीम हुआ करती थी, वो बेसिकली हुआ क्या करती थी? वो हुआ करती थी कस्टम्स, जो उस समय के रीति रिवाज थे। फूड हैबिट्स, ड्रेस, लोगों का जो पहनावा था, और उनके आभूषण। ये जो जहांगीर के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, ये उनकी थीम हुआ करती थी। फिर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। तो इंस्क्रिप्शंस का जो हम अध्ययन करते हैं, वो हमें मिलता कहाँ पे है? चट्टानों पे, यानी कि रॉक, पिलर्स पे और मंदिरों पर। ये कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं? हर एक इंस्क्रिप्शन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। कुछ एंशियंट जो हमारी मुहरें हैं, यानी कि जो सील्स हो गई, और तांबे की जो कुछ प्लेट हैं, उन पे जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और शाही आदेश, शाही आदेश क्या हुआ करता था? शाही आदेश वो घोषणा या आज्ञा, वो जो कि प्रशासनिक और धार्मिक निर्णयों को दर्शाती हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे? उनको प्रोक्लेमेशंस या शाही आदेश बोलते थे। इसके बाद कुछ जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, मोनास्ट्री डिवोशन हुआ करती थी, जिसको धार्मिक भित्ति कह सकते हैं। धार्मिक अनुयायी जो थे, वो मंदिर की दीवारों, स्तंभों और स्तूप, इन पर जो उनकी भक्ति है वो देखने को मिलती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ होता क्या था? जो दरबारी कवि होते थे, वो ये प्रशस्तियाँ लिखते थे, ठीक है। और प्रशस्तियाँ होता क्या थी? वो राजाओं की उपलब्धियों को दर्शाती हैं। प्रशस्तियाँ हमेशा राजाओं की उपलब्धियों को दर्शाती हैं, उनकी कमियों को कभी भी नहीं दिखाती हैं। जैसे कि एंशियंट जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति देखा था हमने, जो कि हरिसेन ने लिखी है, और उसमें समुद्रगुप्त के बारे में, उनकी विक्ट्रीज के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उनके जो भी अभियान थे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ करी गई है, क्योंकि प्रशस्ति जो होती है वो प्रशंसा करने के लिए ही लिखी जाती है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे, कि वहाँ पे कवियों की लिमिटेशंस होती है।
प्रशस्तियाँ जो हैं वो गुणगान ही करती हैं, हमेशा स्तुतियाँ ही करती हैं। दरबारी जो कवि होते थे वो कभी भी इसमें कमियों की चर्चा नहीं करते हैं। फिर इसके बाद कॉइन्स भी सोर्सेस के तौर पर हम देखेंगे। सिक्के, वो क्या है कि वो क्रोनोलॉजी को डिसाइड करते हैं। और फिर बहुत सारे सिक्कों में जो रूलर्स हुआ करते थे उनके डायनेस्टी की पूरी वंशावली भी मिल जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। फिर सिक्कों के बाद ये देखेंगे कि सिक्कों पर क्या नाम, क्या डेट और क्या जो उस टाइम की सोसाइटी थी, जो लाइफ थी, क्या लेजेंडरी सिंबल्स थे, ये सब क्या दर्शाते हैं जिस टाइम पीरियड के सिक्के हैं, जिस रूलर के कॉइन्स हैं उनके बारे में। तो फिलहाल तो मेडिवल इंडिया की जो सोर्सेज हैं उस पर इतना ही। सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का ये सफ़र आपको कैसा लगा? क्या आपको इस फैक्ट्स के बारे में पहले से पता था, इन सोर्सेज के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।